हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स क्या है, कैसे है, क्यों है। बेटा जी, यहाँ रिवीजन क्लास है तो मेन चीज़ों को मैं हाईलाइट करूँगा और आपके कॉन्सेप्ट को रिन्यू करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर ऑप्टिक्स को बच्चों दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। जहाँ लाइट एक सीधी लाइन में बिल्कुल चलता हुआ माना जाता है, वहाँ पर उसको हम लाइट रे बोलते हैं। और बच्चों, जहाँ पर लाइट को रे की तरह से देखा जाता है, ऐसे ऑप्टिक्स को हम लोग रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और जहाँ पर लाइट में वेव का नेचर देखा जाता है, जैसे डिफ्रैक्शन, जैसे इंटरफेरेंस, जैसे कि पोलराइजेशन, तो बच्चों वहाँ पर उसको हम वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बच्चों पढ़ना शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बच्चों क्या क्या बातें सीखेंगे आगे आपको पता चलेगा। यहाँ थोड़ा समय बचाना है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ के अंदर बच्चों जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपने सुना होगा लाइट को कभी हम रे कहते हैं, कभी लाइट बीम कहते हैं, कभी पेंसिल कहते हैं। लाइट पेंसिल शायद आपने ये टर्म सुना ही ना हो, या शायद सुना हो तो बहुत कम सुना हो। यहाँ के अंदर बच्चों लाइट रे का मतलब क्या होता है, जब लाइट स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइन में चलता है तो बच्चों इसे लाइट रे कहते हैं। बहुत सारे लाइट रे का कलेक्शन अगर हो जाए बच्चों, एक ग्रुप में बहुत सारे लाइट रे चलें तो उसको लाइट बीम कहते हैं। और वही ग्रुप अगर लाइट रे का हो, बहुत छोटे से क्रॉस सेक्शन में बहुत ज़्यादा लाइट रे इकट्ठे हो जाएं, कलेक्ट हो जाएं, बच्चों उसी को हम लाइट पेंसिल का नाम देते हैं, जैसे लेजर बीम की कहानी होती है। अब लाइट बीम की अगर बात करें बच्चों तो ये दो तरह का होगा, एक होगा कन्वर्जेंट, एक होगा पैरेलल लाइट बीम, और एक होगा बच्चों डाइवर्जेंट लाइट बीम। कन्वर्जेंट लाइट बीम का मतलब बहुत सारे लाइट रे का कलेक्शन इस तरह से होगा कि बच्चों ये लाइट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर जा रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा जैसे कन्वर्ज हो रहे हों, मिलते हुए प्रतीत होंगे। और दूसरा यहाँ पैरेलल लाइट बीम की अगर बात करें बच्चों तो लाइट रेज जो होंगे वो पैरेलल ऐसे चल रहे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसको हम यहाँ पैरेलल लाइट बीम कहेंगे। बहुत सारे लाइट रेज बच्चों अगर इस तरह से बिखरते हुए चलें, दूर दूर जा रहे हों बच्चों, इसको हम डाइवर्जेंट लाइट बीम का नाम देंगे। इतनी बात आप समझ चुके, बस जल्दी जल्दी इसको देख लेना है, फिर मेन टॉपिक पे आना है। बच्चों पूरे ऑप्टिक्स में, पूरे रे ऑप्टिक्स में यहाँ पर हम लोग एक ही बात करते हैं सब मिला जुला कर। कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल एलिमेंट होता है, जैसे कोई लेंस हुआ, जैसे कोई माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप हुआ, जैसे कोई मिरर हुआ, कोई ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से गुजरेगी या तो उसके रिफ्लेक्ट होगी, मतलब वहाँ से कोई ना कोई इंटरेक्शन जरूर होगा, फिर बच्चों कोई ना कोई इमेज बनेगा। यही पूरे ऑप्टिक्स में स्टडी की जाएगी। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से चलने वाला लाइट किसी ऑप्टिकल एलिमेंट जैसे कि लेंस, जैसे कि मिरर, जैसे कि टेलीस्कोप, जैसे कि माइक्रोस्कोप से गुजरेगा, और फिर या तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा या तो रिफ्रैक्शन होगा, या फिर यहाँ पर दोनों होगा, कुछ भी होगा, बशर्ते यहाँ पर लाइट रे जो होगा रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद इमेज बनाएगा। जो इमेज यहाँ के अंदर बन के आएगा उसकी दो कहानी होगी, कभी वो रियल होगा, कभी वर्चुअल होगा। जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट भी कभी बच्चों रियल होगा, कभी वर्चुअल होगा। यहाँ के अंदर यही स्टडी पूरे ऑप्टिक्स में की जाती है। फटाफट देखते चलिए, यहाँ के अंदर बच्चों ऑब्जेक्ट रियल है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, आप यहाँ इमेज रियल है कि इमेज वर्चुअल है, इसके बारे में हम पता कैसे करेंगे। बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो होता है ना बच्चों, वो इंसिडेंट रे में छुपा होता है। कोई यहाँ मिरर है, मिरर के ऊपर लाइट रे जा रहा है, यहाँ के अंदर इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट रे जहाँ पर मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो बच्चों, वहाँ ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर मिले या मिलते हुए प्रतीत हों बच्चों, वहाँ पर आपको इमेज का एड्रेस मिलेगा। एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट can be detected by finding the intersection of the incident rays, and address of image can be detected
बाय फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। जहाँ पर बच्चों इंसिडेंट रे मिलेंगे या मिलते हुए प्रतीत होंगे वहाँ आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगे या मिलते हुए प्रतीत होंगे बच्चों वहाँ पर आपको इमेज मिल जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर इंसिडेंट रे वास्तव में मिल रहे हैं तो बच्चों वहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका रियल होगा। इसी तरह अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे वास्तव में मिल रहे हैं, रियली मिल रहे हैं, तो बच्चों वहाँ पर आपको रियल इमेज मिलेगा। अगर इंसिडेंट रे बच्चों मिल नहीं रहे हैं बल्कि मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम वर्चुअल बोलेंगे। अगर बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे वास्तव में नहीं मिल रहे होंगे बल्कि मिलते हुए प्रतीत हो रहे होंगे, दे विल अपीयर टू मीट, बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में हमारा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तमाम जगहें ऐसी मिलेंगी। अब यहाँ एग्जांपल हम लोग लेते हैं प्लेन मिरर का। बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, ये मैंने एक प्लेन मिरर बनाया है और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ऑब्जेक्ट का यहाँ कहीं इमेज बनेगा। कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट से चलने वाला कोई रे यूं गया, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराएगा। टकराने के बाद बच्चों अगर प्लेन मिरर है तो पूरा का पूरा आइडियली पूरा का पूरा लाइट वापस हो जाएगा। जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ था उतने एंगल पे बच्चों रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। यहाँ से चलने वाला कोई लाइट रे है, जितने नॉर्मल से जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगे, कोई यहाँ वास्तव में मिलेंगे ही नहीं। अब ऐसे केस में क्या होगा, ये मिलते हुए प्रतीत जरूर होंगे। अगर इनको हम पीछे के साइड में यूं बढ़ाएं इमेजिन करके तो ऐसा लग रहा होगा, कोई यहाँ से देखेगा तो ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से अगर कोई देखे तो उसे ये प्रतीत होगा कि ये लाइट रे यहाँ कहीं से आ रहे हैं। मतलब यहाँ हमें इमेज बनता हुआ प्रतीत होगा। यानी क्यों इमेज बनता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहाँ पर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मिल नहीं रहे, मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसका मतलब इमेज कैसा होगा बच्चों, इमेज यहाँ के अंदर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये रहा। अगर मिरर को देखें तो मिरर पे ये रहा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या वास्तव में मिल रहे हैं? हाँ, इंसिडेंट रे यहीं से शुरुआत ही हुए हैं, यहाँ पर वास्तव में मिल रहे हैं। तो यहाँ जहाँ इंसिडेंट रे मिले वहाँ पर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। वहाँ पर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर वास्तव में क्योंकि ये मिल रहे हैं इंसिडेंट वाले, इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, रियल होगा। यहीं पर आप सोचिए, मान लीजिए कोई कन्वर्जेंट लाइट बीम ऐसे आ रहा हो, प्लेन मिरर पे आके टकराए बच्चों। तो टकराने के बाद आप लोग देखिए यूं गया, जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ नॉर्मल से उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट बैक होगा। जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुआ बच्चों उतने एंगल पर ये भी रिफ्लेक्ट बैक होगा। यहाँ पर जाकर दोनों टकराएंगे, कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे रिफ्लेक्टेड रेज बच्चों वहाँ क्या बनेगा, इमेज। तो यहाँ क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज वास्तव में मिले हैं? यस सर, ये वास्तव में मिले हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। बेटा जी ऑब्जेक्ट को कैसे खोजें कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस कौन से रे में छुपा होता है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस बच्चों इंसिडेंट रेज में छुपा होता है। और इंसिडेंट रेज वास्तव में आप देखिए, क्या वास्तव में मिले हैं? नहीं सर, ये तो यहीं से घूम गए थे। इंसिडेंट रे वास्तव में नहीं मिले हैं बल्कि मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इंसिडेंट रे तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर इधर चला आया, इधर तो कहीं मिला नहीं था, मिलते हुए प्रतीत यहाँ कहीं होगा। अगर इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा दिया जाए तो ऐसा महसूस होगा जैसे आगे जाके कहीं मिल रहा हो। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास कैसा होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो हमारे पास होगा, इंसिडेंट रे नहीं मिल रहे, मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्चुअल होगा। मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो प्लेन मिरर के लिए कॉन्सेप्ट क्या बना? अगर हमारा रे बच्चों सॉरी माफ करिएगा, प्लेन मिरर के लिए कॉन्सेप्ट ये बना कि ऑब्जेक्ट अगर रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा। उल्टा, इंसिडेंट रे के लिए अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा। इनफैक्ट ज़्यादातर केस बच्चों यही होता है कि प्लेन मिरर के सामने हम कोई रियल ऑब्जेक्ट ही रखा करते हैं और यहाँ के अंदर उसका वर्चुअल इमेज बन रहा
रहा होता है, तो कभी मजबूरी में आपको एक ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना हो तो प्लेन मिरर के द्वारा बनाया जाने वाला इमेज आप क्या लेंगे, वर्चुअल लेंगे। वैसे होते दोनों हैं, कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल। बच्चों ऑप्टिक्स में जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो इमेज के लिए जो टर्म यूज किया जाता है, कभी उसको एरेक्ट बोला जाता है या अपराइट बोला जाता है, कभी उसको इन्वर्टेड कहा जाता है, कभी उसको बच्चों एनलार्ज्ड बोला जाता है, कभी मैग्नीफाइड बोला जाता है, कभी डिमिनिश्ड बोला जाता है। तो इन शब्दों का जरा मीनिंग पहले समझ लें ताकि आगे पढ़ने पढ़ाने में मजा आए। बच्चों यहाँ के अंदर एरेक्ट का मतलब होता है सीधा, एरेक्ट या अपराइट का मतलब सीधा, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उसी के डायरेक्शन में, उसी के अलॉन्ग इमेज का फॉर्मेशन हो। यहाँ पर बच्चों अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एरेक्ट बोलेंगे या अपराइट बोलेंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है और इमेज बच्चों उल्टा बन गया, उसका उल्टा बन गया, रिवर्स हो गया, ये ऐसे था ऐसे बन गया। तो बच्चों इस केस में ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम इमेज को इन्वर्टेड नाम देंगे, उल्टा है। यहाँ मैग्नीफाइड या एनलार्ज का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है ना बच्चों कि ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर इमेज की साइज ज़्यादा है तो बच्चों यहाँ पर हम इमेज को एनलार्ज बोलते हैं, और अगर यहाँ पर डिमिनिश्ड शब्द यूज किया जाता है तो यहाँ के अंदर बच्चों अगर ऑब्जेक्ट हमारा जितना भी बड़ा है, इमेज उससे छोटा हो जाए तो इसको डिमिनिश्ड बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है और इमेज इसका है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है और सीधा है, इसको कहेंगे एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड एंड एरेक्ट या अपराइट। इसको बोलेंगे मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड एंड अपराइट या एरेक्ट। और बच्चों ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, तो ये टर्म कुछ हैं जो आगे चल करके यूज होते हैं, उसका मीनिंग पहले से आप सीख लें, वैसे आपको आता होगा, लेकिन फटाफट मैंने रिवाइज करा दिया कि अगर कोई बच्चे भूल रहे हों तो उनको याद आ जाए। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बड़ा कॉमन सा बात है। यहाँ के अंदर बच्चों मीडियम 1 मीडियम 2 और दोनों मीडियम का इंटरफेस हमारे पास यहाँ पे है। ये दोनों मीडियम को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इसको हम कहेंगे मीडियम 1 और मीडियम 2 का बॉर्डर लाइन है, एक तरह से इसको इंटरफेस कहेंगे। कोई लाइट रे आया किसी एक मीडियम में और दो मीडियम की जो बाउंड्री थी उससे टकराया और पहले मीडियम में फिर से वापस चला गया। बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। किसी लाइट रे का किसी मीडियम की बाउंड्री से टकराना, यूँ कह लीजिए किसी सरफेस से टकराना और फिर से पहले मीडियम में मुड़ के वापस चले आना, इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। बच्चों यहाँ के अंदर कुछ बातें हैं सीखने वाली, ध्यान से समझिए। पहले तो रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए छोटे छोटे पॉइंट्स, एक तो यही हो गया कि रिफ्लेक्शन क्या है। दूसरा बच्चों यहाँ पर यह है कि ये जो लाइट रे हमारा जा रहा है मीडियम के बाउंड्री, दोनों मीडियम के बाउंड्री की तरफ, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। यहाँ पर टकराने के बाद जो यहाँ पर वापस जा रहा है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो हमारा है ये कहलाएगा नॉर्मल। मीडियम के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा किया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाले पॉइंट को हम लोग नाम देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मेरे प्यारे बच्चों समझो ध्यान से, यहाँ पर ये नॉर्मल रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाता है बच्चों उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देते हैं। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ के अंदर कई बातें हैं। एक तो ये समझ लीजिए कि बच्चों जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो पूछा जाता है क्या यहाँ पे इसका वेवलेंथ, क्या वेलोसिटी, क्या फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी? नहीं सर, यहाँ के अंदर रिफ्लेक्शन में उसी मीडियम में लाइट वापस जा रहा है, इसलिए लाइट की वेलोसिटी वही रहेगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी, लाइट का वेवलेंथ भी वही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्शन होने पर रिफ्लेक्टेड रे का जो वेलोसिटी होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो वेवलेंथ होगा, ये सारी चीज़ें बच्चों इंसिडेंट रे के बराबर होगा, इंसिडेंट रे के सिमिलर होगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर बच्चों ये है क्या यहाँ पे इसके अंदर कोई फेज चेंज आएगा?
फेज में इसके कोई चेंज होगा? सर चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इधर का मीडियम डेंसर रहा होगा, मतलब हम कहेंगे डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के लाइट गया है, तो बच्चों इसमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। जितना भी इसका फेज होगा प्लस उसमें 180 यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर बच्चों मीडियम इसकी तुलना में यहाँ का मीडियम रेयर है बच्चों, तो ऐसे केस में जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का जो यहाँ के अंदर फेज होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के गया, हार्ड मीडियम की बाउंड्री से टकरा के गया, प्लस 180 डिग्री इसमें जुड़ जाएगा फेज में। और अगर बच्चों रेयर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के गया, कोई फेज चेंज नहीं आएगा। एक और बात, यहाँ पे क्या इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा? सर अगर परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब जितना लाइट आया टोटल लाइट वापस चला गया, जितनी इंटेंसिटी का लाइट आया उतनी इंटेंसिटी का लाइट वापस चला गया। बच्चों इसका मतलब इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, वही बना रहेगा। बशर्ते यहाँ के अंदर अगर बच्चों ऐसा हुआ कि पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी हो गया है, तो इसके अंदर इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों डिक्रीज कर जाएगा इन केस ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन। समझिएगा इस बात को। यहाँ पे बच्चों अब हम लोग सीखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ बहुत सामान्य से लॉ हैं। सुनने में तो बड़ा सामान्य लगता है लेकिन इसको देने में काफ़ी समय लगा था। यहाँ पर बच्चों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। पहले लॉ की बात करें तो ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कहाँ पे नॉर्मल? नॉर्मल तो हर जगह खींच सकते हैं। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ है, नॉर्मल यहाँ है तो रिफ्लेक्टेड यहाँ रहे। इन तीनों को एक ही प्लेन में रहना है। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे है उसी प्लेन में नॉर्मल होगा और उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे होगा। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ हमसे कहता है बच्चों कि यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन स्पेक्युलर है, स्पेक्युलर का मतलब नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल आइडियल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो ऐसे केस में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन के केस में हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ के अंदर बच्चों ये सिचुएशन बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ऑप्टिक्स में एक कॉमन सा सवाल ये पूछा जाता है कि कोई दो प्लेन मिरर हों और किसी एंगल पर ऐसे इंक्लाइन करके रख दिए गए हों और उनके बीच में कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जैसे यहाँ पर, तो इसके कितने इमेज बनेंगे? बच्चों ऐसे इमेज को गिनना और इतने कम समय में ऑब्जेक्टिव सवाल करते समय बना के देख पाना पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल तो है ही, बशर्ते उसके लिए टाइम चाहिए। तो आपके पास इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, तो उसके लिए कुछ यहाँ तरीके हैं जो आप याद रखेंगे फटाफट यहाँ नंबर ऑफ इमेज बताने के लिए, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स ही चीज़ होती है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके अंदर बनता है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके अंदर बनता है, इसका इमेज जो इसके अंदर बना, फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, यहाँ जो इमेज बना है ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो मामला बड़ा उलझता चला जाता है। तो यहाँ पर बस आप याद रखेंगे कैसे कैसे इसके लिए टेक्निक है। बच्चों ऐसे केस में आप चेक करोगे कि 360 अपान थीटा क्या है, ये दो प्लेन मिरर कितने एंगल पर झुके हैं, कुछ होगा 60 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ के अंदर 360 अपान थीटा चेक करोगे कि क्या है। अगर वो इवन आ रहा है, इवन आ रहा है, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो बच्चों ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेज जो हमारा यहाँ बनेगा टोटल उसका नंबर होगा 360 अपान थीटा -1, इससे एक कम। ठीक है, यहाँ के अंदर मान लो 360 अपान थीटा करने पर हमें कोई ऑड नंबर मिल रहा है। 360 अपान थीटा करने पर बच्चों सपोज हमें कोई ऑड नंबर मिल रहा है, तो अगर ऑड नंबर मिल रहा है, जैसे मिल गया 3, जैसे मिल गया बच्चों 5, जैसे मिल गया यहाँ पर 7, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेज जो हमारे पास होंगे वो कितने होंगे? बच्चों अगर ये वाला केस बनता है तो ऐसे केस में बच्चों हमें फिर एक बात को चेक करना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है क्या वो दोनों मिरर के बीच में सिमेट्रिक मैनर में रखा है। सिमेट्रिक मैनर का मतलब क्या हुआ?
सिमेट्रिक मैनर का मतलब ये हुआ कि बच्चों ये ऑब्जेक्ट दोनों से इक्वली डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे रखा है, या यूँ कह लीजिए सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों मिरर के बीच से बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन चलाएं तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसी पर आए, दोनों से इसका क्लोजनेस क्या हो, एक जैसा हो। तो बच्चों ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेज जो हमारा होगा वो होगा 360/θ-1। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों ये सिमेट्रिकल मैनर में रखा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चों जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ये वाली लाइन जो इसको मिला रही θ1 यहाँ से θ2 यहाँ से बना रही है, θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2 है। ऐसे केस में बच्चों नंबर ऑफ इमेज हमारे पास होगा 360/θ। तो क्या आपने सीखा, अगर इस तरह से इवन आ गया तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, नंबर ऑफ इमेज होगा 360/θ-1। अगर बच्चों ऑड आ गया ये संख्या 360/θ तो सोचना है क्या, अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, जैसा कि मैंने बताया, तो नंबर ऑफ इमेज जो आप सोच रहे थे वही यहाँ के अंदर होगा, जो यहाँ पर आपने लिखा था वही यहाँ भी होगा। अगर ऑब्जेक्ट ए सिमेट्रिक मैनर में रखा होगा तो ऐसे केस में बच्चों हमारा नंबर ऑफ इमेज होगा 360/θ। ओके, एक ज़्यादा एक तरह से हो गया। तो बच्चों केवल वहाँ चेंज आ रहा है, ऑड और ये सिमेट्रिक अगर है तो यहाँ नंबर ऑफ इमेज 360/θ होगा, अदरवाइज 360/θ-1 होगा। बच्चों अगर कभी किसी सवाल में मेंशन किया ही ना जाए कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा है कि ऑब्जेक्ट ये सिमेट्रिक रखा है, तो आप सिमेट्रिक वाला कंडीशन मान के चलोगे, आप यही नंबर ऑफ इमेज बताओगे 360/θ-1। ओके, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, कभी कभी क्या होता है, मैंने कहा ऑड आए इवन आए तो नंबर ऑफ इमेज इतना, ये संख्या अगर ऑड आए तो नंबर ऑफ इमेज ऐसे ऐसे निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए 360/θ ये वैल्यू ना तो ऑड आया ना तो इवन आया, ये वैल्यू फ्रैक्शनल आ गया, फ्रैक्शनल आ गया, जैसे आ गया 2.7, 3.2 ऐसे करके आ गया। तो बच्चों ऐसे केस में अगर ये वैल्यू फ्रैक्शनल आता है तो नंबर ऑफ इमेज जो यहाँ के अंदर होगा बच्चों वो होगा नेक्स्ट इंटीजर ऑफ 360/θ-1। यही रूल आप याद रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के अंदर मान लो 360/θ करने पर मान लो थीटा की वैल्यू मैंने मान लिया चलो सर 50 डिग्री है, तो यहाँ मैं लिखूँगा 360/50, सॉल्व करूँगा बच्चों 36/5 आ गया, इसको सॉल्व करूँगा तो 7 पॉइंट मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा। यहाँ के अंदर बच्चों 7.2 आ गया। तो नेक्स्ट इंटीजर यहाँ नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो होगा नेक्स्ट इंटीजर ऑफ कितने का, नेक्स्ट इंटीजर ऑफ मैं लिखूंगा 7.2, 360/θ-1 का नेक्स्ट इंटीजर, यानी कि मैं लिखूंगा 6.2 का नेक्स्ट इंटीजर। इसका नेक्स्ट इंटीजर अगर मैं लिखूं नेक्स्ट इंटीजर ऑफ 6.2 तो क्या होगा 7। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज यहाँ के अंदर क्या बने होंगे 7। तो बच्चों फ्रैक्शन के केस में आप ऐसे देखोगे, और अगर बाकी केसेज हैं तो मैंने आपको बताया। ओके बच्चों मान लीजिए दो प्लेन मिरर ऐसे एक दूसरे के पैरेलल फेस टू फेस रखे हुए हों और उनके बीच में मैं एक ऑब्जेक्ट ले जाके रख दूं, तो यहाँ सवाल आता है कितने इमेज बनेंगे। बड़ी सामान्य सी बात है, इसका इमेज इसमें, इसका इमेज इसमें, फिर इसका इमेज जो इसमें बना था इसका इमेज फिर इसमें बनेगा, इसका इमेज जो इसमें बना था इसका इमेज फिर इसमें बनेगा, फिर जो इमेज, बच्चों बड़ा मामला गंभीर हो जाता है। यहाँ बहुत सारे इमेज बनने लगते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनते हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो इसके अंदर बनता है वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर जाता है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज इसके अंदर बनता है ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर जाता है, फिर अगला इमेज बनता है ये अगला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर जाता है। तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन के आते हैं। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, पैरेलल अगर दो मिरर फेस टू फेस रखें और उनके बीच कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ इमेज जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों सारे इमेज विजुअल नहीं होंगे, सारे इमेज आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में लाइट रे यहाँ से गया, यहाँ से टकराया, फिर वहाँ से आया टकराया। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है बच्चों,
इमेज की इंटेंसिटी घटने लगती है, क्योंकि लाइट रे जितनी बार रिफ्लेक्ट होता है प्रैक्टिकली उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, और इसलिए अगले इमेज की इंटेंसिटी घटती चली जाती है। ठीक है, बनेंगे तो इनफाइनाइट, लेकिन उसमें से कुछ ही सही तरह से दिखेंगे, सारे विजुअलाइज अच्छी तरह से नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा एक और छोटी सी बात यहाँ कर लेते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि कोई एक प्लेन मिरर है, उसके ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, नो डाउट इंसिडेंट हुई होगी तो रिफ्लेक्ट भी हुई होगी, तो कहा जाता है कि अगर इंसिडेंट रे जो आ रहा था उसको बिना चेंज किए जैसे था वैसे ही रहने दिया जाए, लेकिन जो प्लेन मिरर था उसको थीटा एंगल टिल्ट कर दिया जाए, थीटा एंगल रोटेट कर दिया जाए अबाउट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, तो बच्चों यहाँ के अंदर कहा जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कितना एंगल टर्न कर जाएगा, ये सवाल पूछा जाता है। जैसे समझिए जरा ध्यान से, इसको रिवीजन है इसलिए बच्चों जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। यहाँ के अंदर क्या है, ये हमारे पास बच्चों एक इंटरफेस है दो मीडियम का यहाँ पे रखा हुआ है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ कोई लाइट रे आया और कम बैक हो गया, ऊपर चला गया, बच्चों लाइट रे आया और कम बैक हो गया, इस तरह से निकल गया। तो अब मैं इसको अगर थोड़ा सा रोटेट कर दूं, अपने जो हमारा मिरर था वो ऐसे था उसको ऐसे कर दूं, तो देखिए इंसिडेंट रे अभी ये है और रिफ्लेक्टेड भी यहाँ है। हम इंसिडेंट रे जैसे जा रहा था वैसे ही जाने दे रहे हैं, बशर्ते ध्यान से यहाँ चेक करिए कि ये जो हमारा मिरर था उसको बच्चों मैंने ऐसे थीटा एंगल रोटेट कर दिया है। थीटा एंगल रोटेट कर दिया है तो इसका जो नॉर्मल था वो भी थीटा एंगल रोटेट हो गया। नॉर्मल तो हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो बच्चों थीटा एंगल अगर इसको मैं रोटेट करूंगा, इसको रोटेट करूंगा, माफ करिएगा, थीटा एंगल अगर मैं इसको रोटेट करूंगा मिरर को, तो इसका नॉर्मल भी तो थीटा एंगल रोटेट होगा, ये आ गया। जबकि जो लाइट रे आ रहा था इंसिडेंट वाला, ये इंसिडेंट लाइट रे जो हमारे पास है वो बच्चों यहाँ के अंदर आप देखिए अभी वैसे ही आ रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये इंसिडेंट रे अभी तक नॉर्मल से 0 डिग्री बना रहा था, सीधे निकल जा रहा था ऐसे, लेकिन अब ये कितना एंगल बना रहा है, नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा एंगल बना रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल बनाएगा। और इस तरह से बच्चों रिफ्लेक्शन के नियमानुसार अगर इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, तो यहाँ के अंदर अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ अभी तक था वो कहाँ चला गया, यहाँ। जब हमने मिरर को थीटा एंगल रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ पर जा रहा था वो यहाँ पर चला गया, कितना टोटल एंगल रोटेट हो गया, 2 थीटा। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर मिरर को बच्चों थीटा एंगल रोटेट करा दिया जाए बिना इंसिडेंट रे के पोजीशन को चेंज किए, तो ऐसे केस में जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो 2 थीटा एंगल रोटेट कर जाता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। एक और छोटी सी बात कि यहाँ के अंदर बच्चों जो इमेज बनेगा यहाँ पर और जो इमेज बनेगा यहाँ पर, उसकी साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चों जैसा इमेज यहाँ बनेगा वैसा ही यहाँ बनेगा, साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ केवल और केवल चेंजिंग ये आएगी कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ 0 डिग्री एंगल पे अगर जा रहा था तो यहाँ 2 थीटा पे जा रहा है। जब हमने जब हमने यहाँ पर बच्चों मिरर को थीटा एंगल रोटेट किया, किधर रोटेट किया, अभी तो फिलहाल क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हमारा जो बच्चों यहाँ रे है रिफ्लेक्टेड रे, वो 2 थीटा एंगल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 2 थीटा एंगल रोटेट कर गया। ओके बच्चों हमारा अगला टॉपिक है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया जाता है। डेविएशन का मतलब होता है कि किसी रास्ते से रे जा रहा था और रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की वजह से वो मुड़ करके किसी अदर डायरेक्शन में जाने लगा, तो कितना एंगल वो टर्न हुआ बच्चों, उसी को हम डेविएशन कहेंगे। डेविएशन का मतलब भटकाव फ्रॉम एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ से वो कितना भटका, ऐसे समझिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास प्लेन मिरर है, बेटा जी कोई लाइट रे आया, ऐसे जाने की कोशिश में था, अगर ये प्लेन मिरर महोदय ना आते तो ये सीधे यूं निकल जाता, लेकिन प्लेन मिरर के आने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा आर है, इसके ऊपर बच्चों रिफ्लेक्ट बैक हो गया।
तो जो रे यहाँ से जाना चाहिए था वो रे यहाँ से गया बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक तरह से मुड़ गया। तो बच्चों यहाँ पे कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना डेविएट हुआ, एक्चुअल रास्ते से कितना भटका, इतना भटका और एंटी क्लॉकवाइज भटका। तो यहाँ के अंदर बच्चों जो हमारे पास डेविएशन प्रोड्यूस होगा, सपोज डेल्टा है, कितना होगा बच्चों, ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं I प्लस आर प्लस डेल्टा दिस मच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इस तरह से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री। डेल्टा की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगी 180 डिग्री माइनस I प्लस आर। ओके बच्चों, यहाँ के अंदर बच्चों I प्लस आर, क्योंकि I इक्वल टू आर यहाँ पे होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, इसलिए इसको 2I भी लिख सकते हैं या 2R भी लिख सकते हैं। तो डेविएशन प्लेन मिरर के केस में बच्चों आ गया 180 माइनस 2I या 180 माइनस 2R, दोनों बातें सही होंगी बिकॉज I इक्वल टू आर। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल ये आता है कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर इस तरह से रखे हुए हैं, इंक्लाइंड हैं, तो बताइए यहाँ पे कितना डेविएशन होगा सिंगल मिरर के द्वारा। तो हम देख चुके दो प्लेन मिरर ऐसे बच्चों थीटा एंगल पर अगर झुके हुए हों और इनके बीच कोई रे चले तो कितना डेविएशन वहाँ के अंदर प्रोड्यूस होगा। देखिए यहाँ के अंदर बच्चों प्लेन मिरर कोई है, कोई लाइट रे गया, मिरर नंबर 1 पे टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, मिरर नंबर 2 पे टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ। जो लाइट रे इनफैक्ट शुरुआत में सबसे देखें तो इधर जाने की कोशिश कर रहा था, वो इधर ना जाकर इधर की ओर चल पड़ा, ये डेविएशन नंबर 1 हुआ। फिर बच्चों यहाँ के अंदर इसको डेल्टा 1 लिख सकते हैं। ये लाइट रे जाने की कोशिश में इधर को था, लेकिन यहाँ ना जाकर ये इधर चला गया, अपने रास्ते से थोड़ा और भटका। तो यहाँ के अंदर बच्चों इन दोनों भटकाव को अगर बारी बारी से निकाल के ऐड किया जाए तो क्योंकि दोनों ही किधर चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज दोनों ऐड हो जाएंगे। नेट डेविएशन जो लाइट रे इधर जाना चाहिए था, मुड़ते मुड़ते कहाँ चला गया यहाँ, तो नेट डेविएशन हमारा ये आएगा। नेट डेविएशन की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगी 360 माइनस ऑफ 2 थीटा। याद रखिएगा 360 माइनस ऑफ 2 थीटा। इसमें बड़ा एक स्पेशल केस बनता है कि अगर थीटा की वैल्यू बच्चों 180 डिग्री हो, मतलब दो प्लेन मिरर एक दूसरे से इस तरह से नॉर्मली रखे हुए हों, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी। थीटा की जगह बच्चों अगर मैं 180 रखूँगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 360 माइनस ऑफ, माफ करिएगा, थीटा की जगह अगर 90 में रखूँगा तो ये बन जाएगा 360 माइनस ऑफ 2 इंटू 90, दिस मीन्स 180। 360 माइनस 180 मतलब 180 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे। अगर कोई लाइट रे इधर को आ रहा है तो फाइनली जो लाइट रे दूसरे मिरर से टकराने के बाद फाइनली जो बैक होगा वो बच्चों पहले के क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। समझ आया? ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक सवाल ये आता है कि अगर कोई थिक प्लेन मिरर हो, थिक प्लेन मिरर का मतलब इसकी मोटाई अच्छी खासी हो, और बच्चों प्लेन मिरर हो मतलब इस तरह से कोई एक मिरर हो, ठीक है, ऐसे इसके ग्लास की मोटाई ज़्यादा है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो पूछा जाता है कि यहाँ पे कितने इमेज बनेंगे, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इमेज सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ क्या होता है, यहाँ से चलने वाला लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल की और झुक जाता है, फिर यहाँ से पूरा बाउंस बैक होकर आता है। फिर बच्चों यहाँ डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से अवे चला जाता है। यहाँ से बच्चों फिर जो है एक बार यहाँ वही प्रोसेस होगा, ऐसे बार बार होता रहेगा। इमेज नंबर 1 यहाँ से प्रतीत होगा, इमेज नंबर 2 यहाँ से प्रतीत होगा। लेकिन बच्चों होता ये है, एक बार रिफ्रैक्शन जब होता है तो नॉर्मली 10% इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। जो यहाँ से पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ है बच्चों, वहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा। ये पहला इमेज बनेगा, यहाँ दूसरा दिखेगा, यहाँ तीसरा। तो यहाँ के अंदर बच्चों जो सबसे पहला इमेज होता है, देखिए यहाँ के अंदर 90% इंटेंसिटी तो इसी के अंदर चली जाती है, केवल 10% पार्ट उसका यहाँ पर आता है। तो 90 अगर यहाँ गया तो फिर बच्चों ये 90 पूरा ही यहाँ से लौट के आया, क्योंकि इधर का सरफेस पॉलिश है, और 90 का फिर 10% हिस्सा यहाँ 10% पार्ट जो होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यानी 90 का 10%, सपोज 9 यहाँ चला गया तो 81 यहाँ आ गया।
तो सबसे ज़्यादा पूरा एनालिसिस करके अगर देखें बच्चों, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला जो इमेज होगा वो होगा इमेज नंबर 2। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला जो यहाँ के अंदर इमेज होगा वो होगा इमेज नंबर 2। अगर कोई थिक प्लेन मिरर ले लिया जाए बच्चों और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कई सारे इमेज वहाँ के अंदर बनेंगे, प्राइमरी इमेज, सेकेंडरी इमेज कई बनेंगे, बशर्ते उसमें सबसे ज़्यादा ब्राइट जो दिखेगा वो होगा इमेज नंबर 2। इसको याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाता है। अच्छा, एक सवाल ये पूछा जाता है कि कोई एक व्यक्ति है, सपोज ये महोदय हैं, ये महोदय हैं, ये अपने पूरे शकल को, थोड़ा इनको और बड़ा साइज बना दें, यहाँ पर ये महोदय हैं, ये हैं, ये अपने पूरे शकल को एक मिरर के अंदर, एक प्लेन मिरर के अंदर देखना चाहते हैं, पूरे के पूरे शकल को सर से पाँव तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये चाहते हैं मैं देख लूँ। तो ये पूछा जाएगा कि कम से कम इस मिरर की साइज कितनी ली जाए। बड़ी लेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कम से कम ये जो मिरर है इसकी साइज कम से कम कितनी ली जाए कि ये महोदय अपने पूरे शकल को यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ इसके अंदर देख सकें। कम से कम कितना हाइट इस मिरर का लेना चाहिए। तो बच्चों इन महोदय की हाइट अगर h है तो डिराइव करने के बाद बच्चों इस मिरर की कम से कम रिक्वायर्ड हाइट जो होगी वो h/2 होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। रेगुलर क्लास में मैंने इसको डिराइव करा के आपको बताया था, लेकिन फिलहाल यहाँ के अंदर इसको अभी आप सीधे याद रखिए, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे पर्टिकुलर केस में ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा मैन और मिरर के बीच का, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। थोड़ा बहुत बढ़ा घटा भी दिया जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो मिरर रखा जाता है इसका वर्टिकल हाइट कितना है, इसके लोअर एंड का वर्टिकल से कितनी ऊंचाई है, ये जरूर मैटर करेगा। अगर इसको सेट करके आप रख दिए हैं पूरा का पूरा, ये महोदय देख पा रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे अगर इसको ऐसे कर देंगे तो फिर मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के संदर्भ में एक सवाल और आता है कि ये कोई व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है, यहाँ पे इसके सामने कहीं पर मिरर रखा हुआ है और इसके पीछे कहीं पर एक वाल है, इसके पीछे कहीं पर ये वाल है। तो ये आदमी ये चाहता है कि इस वाल की पूरी शक्ल, इस वाल का पूरा इमेज इसके अंदर दिखे। इस वाल का ये महोदय चाहते हैं कि इस वाल का पूरा इमेज इस मिरर के अंदर दिख जाए। उसके लिए पूछा जाता है इस मिरर की साइज कम से कम कितनी लेनी होगी। ये जो मिरर है बच्चों, इसकी साइज कम से कम, मिनिमम पॉसिबल साइज यहाँ के अंदर क्या होगा। तो बच्चों ऐसे केस में यहाँ पर अगर ये जो वाल है इसकी हाइट h है तो यहाँ जो मिरर की कम से कम साइज रिक्वायर्ड होती है वो h/3 होती है। इसको भी आप लोग डायरेक्टली याद रखो। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे केस में क्या होगा कि वाल और मिरर के बीच का डिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये ध्यान रखना होगा कि ये मैन महोदय की जो यहाँ के अंदर दूरी है मिरर से और वाल से सेम होना चाहिए। अगर यहाँ से x है तो यहाँ से भी x है। मान लीजिए इसको 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर मैं राइट ले जा रहा हूँ तो इसे 5 सेंटीमीटर मुझे लेफ्ट ले जाना पड़ेगा ताकि ये दूरी दोनों ओर क्या रहे, सेम, तभी ये कंडीशन फॉलो हो पाएगा। समझ गए बच्चों? आइए हम लोग सीखते हैं प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका नेचर कैसा होता है, किस तरह का वो होता है, ये जल्दी से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। यहाँ के अंदर मान लो बच्चों कोई एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पर कोई इमेज बन रहा है। बच्चों यहाँ के अंदर जो इमेज बन रहा है वो कैसा होगा, ये सवाल आता है। तो बच्चों पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज रियल होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट वास्तव में रियल ही होता है, मैक्सिमम केसेज ऐसे ही हमारे पास होते हैं। इसलिए अगर कोई एक जवाब इसमें से चुनना हो तो इमेज को बच्चों हम वर्चुअल चुनेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो वास्तव में रियल होता है। यहाँ के अंदर बच्चों इमेज वर्चुअल फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बच्चों इस तरह से आप याद रखोगे। अच्छा, यहाँ के अंदर बच्चों इमेज कैसा बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी बच्चों उसी डायरेक्शन में बन रहा है। इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसा है,
अपराइट कह सकते हैं या उसी को एरेक्ट कह सकते हैं, सीधा इमेज बन रहा है। ओके बच्चों, वही हमारा अगला लाइन यहाँ के अंदर है, इमेज जो हमारा है दैट विल बी अपराइट या फिर एरेक्ट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट यहाँ पे है, जितने डिस्टेंस पर साइज की बात करें तो बच्चों जितने साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उतने साइज का इमेज भी बनेगा। और क्योंकि साइज यहाँ एक ही है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसलिए बच्चों मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की साइज बराबर है और प्लस का मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही है। अच्छा बच्चों, अगला यहाँ के अंदर होगा, मान लीजिए मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी x1 है और मिरर से इमेज की दूरी x2 है, तो यहाँ के अंदर बच्चों x1 इक्वल टू क्या होगा, x2, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, दीज विल बी सेम, ये दोनों इक्वल आएंगे हमेशा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए फोकल लेंथ कितना होगा प्लेन मिरर का, तो प्लेन मिरर के केस में बच्चों जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। क्यों, मान लो हमारा कोई कॉन्वेक्स लेंस हो तो इसके द्वारा फोकल लेंथ का मतलब जो पैरेलल रेज आ रही इनफाइनाइट से आ रही हैं वो कन्वर्ज होके कहाँ पर मिलेंगी, डाइवर्ज या कन्वर्ज होके कहाँ पे मिलेंगी बच्चों, यहाँ पर उसी लेंथ को हम फोकल लेंथ का नाम देते हैं, उस पॉइंट को फोकल पॉइंट का नाम देते हैं। यहाँ अगर हम कोई पैरेलल रेज चलाएं बच्चों प्लेन मिरर के केस में, तो यहाँ टकराने के बाद सीधे वो पैरेलल वापस मुड़ेगा, कहाँ मिलेगा या कहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा, सर इनफाइनाइट पे मिलेगा या कह लीजिए इनफाइनाइट पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। और इसलिए बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट होगा हमारा प्लेन मिरर के लिए कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप बात करें, जैसे सवाल आता है कि कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर रेस्ट में है और उसके सामने ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मिरर के साइड को जा रहा है। तो यहाँ के अंदर बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या क्या कंडीशन बनेंगे जब बच्चों ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आगे जाएगा मिरर की ओर उतना डिस्टेंस इमेज भी इधर की ओर आएगा, यानी कि जितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलेगा उतने ही वेलोसिटी से इमेज भी चलेगा। ये तो चलो हम देख रहे हैं। या मिरर पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर देखेगा तो दोनों की वेलोसिटी वो एक ही पाएगा। अगर मिरर पे हम किसी को बैठा दें और कहें भैया जरा ऑब्जर्व करो क्या कंडीशन है, तो ये कहेगा सर जितने वेलोसिटी से ये आ रहा है उतने वेलोसिटी से इमेज भी आ रहा है। तो बच्चों डायरेक्शन नहीं बल्कि यहाँ मैग्नीट्यूड दोनों का सेम बताएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि बिना तुलना ऐसे बताइए एब्सोल्यूट वेलोसिटी इमेज की क्या होगी, दैट इज v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड में उतना ही होगा। ठीक है, हम आपसे पूछें इमेज की वेलोसिटी आप बताइए मिरर के रेस्पेक्ट में क्या होगी, v, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में क्या होगी, v, लेकिन अगर मैं पूछूं इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगी, 2v हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज के रेस्पेक्ट में क्या होगी, यहाँ भी 2v के बराबर मैग्नीट्यूड आएगा। अब अगला हमारे पास केस बनेगा बच्चों कि अगर कोई मिरर हो और ऑब्जेक्ट हो, जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो रेस्ट में रहा हो और जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट की ओर चल रहा हो, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये सवाल यहाँ के अंदर पूछा जाता है। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कंडीशन बनेगी, जरा सोचिए ध्यान से कि जब हमारा ये मिरर ऑब्जेक्ट की ओर जा रहा होगा तो बच्चों ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी कम हो रही होगी, जितनी इधर दूरी कम हो रहेगी उतनी इसकी भी दूरी कम होगी। क्यों, क्योंकि रूल ये है कि जितने डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर इमेज भी रहना है। सपोज करिए अभी इसकी दूरी हमारी 10 मीटर है, सपोज करिए ये 10 मीटर है और अगर ये 10 मीटर का डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट भी कितने पर अभी रहा होगा, ये भी कितने पर रहा होगा, 10 मीटर पर रहा होगा। मान लीजिए मिरर जो है 2 मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर आ रहा है, तो अभी ऑब्जेक्ट अपनी जगह स्थिर है और जो हमारे पास ये मिरर है 2 मीटर, 1 सेकेंड के बाद मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद ये कितना चल चुका, 2 मीटर, तो ये कितना बचा बच्चों, 8 मीटर।
नियम ये है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है उतने ही दूरी पर होगा जितने दूरी पर इमेज है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी भी वही आ जाएगी जो इमेज की दूरी है, ये भी क्या हो जाएगा 8 मीटर। तो 1 सेकेंड बाद अगर मैं बच्चों इमेज से पूछूं, यहाँ इमेज है, इमेज से पूछूं कि इमेज भाई साहब ये बताओ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितने वेलोसिटी से चला आ रहा है, अभी ये इसकी दूरी कितना देख रहा था 20 मीटर, अब इमेज 1 सेकेंड बाद कितनी दूरी पर इसको देख रहा है 16 मीटर पर देख रहा है, यानी वो 4 मीटर की कमी पा रहा है। तो इमेज के रेस्पेक्ट में ये बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट चल रहा है, जबकि बच्चों यहाँ अगर मिरर के रेस्पेक्ट में देखें तो मिरर के रेस्पेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। अगर बच्चों मिरर इस इमेज को देखेगा तो अभी वो 10 मीटर पे देख रहा था और अब कितने पर 1 सेकेंड बाद 8 मीटर पर देख रहा है। तो यहाँ सब मिला जुला कर आपको ध्यान क्या रखना, रिवीजन है बहुत ज़्यादा, यहाँ आपको नहीं फंसाएंगे बेटा जी। यहाँ के अंदर हम पूछें इमेज की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में, आप बोलोगे सर मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी v होगी, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, आप बताओ बच्चों यहाँ इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, क्या बताओगे 2v होगा, ठीक है। तो ये रहा यहाँ के लिए सिचुएशन। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है रेफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आपने सीखा, अगला टॉपिक है रेफ्रैक्शन। रेफ्रैक्शन में क्या होगा बच्चों, मीडियम चेंज होगा। रेफ्रैक्शन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि दो मीडियम नंबर 1 मीडियम नंबर 2, कोई लाइट रे आए या कोई भी वेव आए, यहाँ के अंदर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, मीडियम चेंज हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों रेफ्रैक्शन। रेफ्रैक्शन के लिए बच्चों यहाँ पर डेविएशन कंपलसरी नहीं है। लोगों के दिमाग में रहता कि डेविएशन होना ही चाहिए, नहीं सर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, डेविएशन में और मे नॉट बी, बट अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो मीडियम चेंज होने के प्रोसेस को ही रेफ्रैक्शन बोला जाता है। यहाँ पर रूल ये होता है कि जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में आता है तो जो हमारा रेफ्रैक्टेड, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रेफ्रैक्टेड रे और ये रहा नॉर्मल, यहाँ पर जो हमारा रेफ्रैक्टेड रे होता है डेंसर से रेयर के केस में नॉर्मल से अवे चला जाता है, जबकि रेयर से अगर डेंसर में आता है तो बच्चों जो हमारा इंसिडेंट रे रेफ्रैक्ट जब होता है तो डेंसर में रेफ्रैक्ट होने के बाद वो नॉर्मल की ओर झुक जाता है। तो यहाँ के अंदर इस तरह से कंडीशन बनती है। लेकिन एक केस लेकर सोचिए कि मान लीजिए कोई लाइट रे बिल्कुल सीधा ऐसे आया हो, तो बच्चों अगले मीडियम में जब वो प्रवेश करेगा तो सीधे प्रवेश करेगा, क्या कोई डेविएशन हुआ? नहीं सर, कोई डेविएशन नहीं हुआ, कोई यहाँ इंक्लिनेशन नहीं हुआ, नॉर्मल की ओर ना मुड़ना है ना कुछ होना है, जिधर जा रहा था उधर ही चलता गया। बच्चों क्या ये रेफ्रैक्शन की प्रोसेस है? हाँ सर, ये रेफ्रैक्शन की प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है। रेफ्रैक्शन के लिए डेविएशन कंपलसरी नहीं है, बेंड करना जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे ज़रूरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मीडियम का चेंज होना, मीडियम चेंज होना ही चाहिए, तभी रेफ्रैक्शन कहलाएगा। बच्चों सवाल ये होगा कि ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा बच्चों रेफ्रैक्टेड रे, तो आप ये बताइए जो हमारे पास रेफ्रैक्टेड रे होगा क्या उसकी वेलोसिटी पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या उसके वेवलेंथ पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या उसके फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रभाव पड़ेगा? ये सभी सवाल आपके यहाँ पूछे जाएंगे। तो बच्चों वेलोसिटी बिल्कुल चेंज होगी जब मीडियम जहाँ भी चेंज होगा बच्चों लाइट की वेलोसिटी वहाँ के अंदर चेंज होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी यहाँ के अंदर बच्चों चेंज होगा। यहाँ के अंदर फ्रीक्वेंसी जबकि मीडियम चेंज होने पर चेंज नहीं होता है, जितने फ्रीक्वेंसी से यहाँ का लाइट आ रहा था उतने फ्रीक्वेंसी से यहाँ का भी लाइट आ रहा होगा। रहा सवाल सर इंटेंसिटी का क्या ख्याल है, इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अगर बच्चों ये मीडियम एब्जॉर्बिंग नेचर का है तो नो डाउट इंटेंसिटी में परिवर्तन होगा, एम्पलीट्यूड में परिवर्तन होगा, लेकिन अगर ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन बनेगा तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शनल हो गया वो। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में और मे नॉट चेंज, बट यहाँ पर वेलोसिटी वेवलेंथ ये निश्चित रूप से चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी चेंज हो भी सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, माफ करिएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी जितना है उतना ही बना रहेगा।
ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को आगे पढ़ना है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उससे पहले हम लोग एक टॉपिक देख लेते हैं जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए देखते हैं क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों एक मैथमेटिकल पैरामीटर है जिसकी बेसिस पर ये अंदाज़ा लगता है कि कोई पर्टिकुलर मीडियम कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करा सकता है, यूँ कह लीजिए कितना ज़्यादा लाइट रे को बेंड करा सकता है, उसकी क्षमता क्या है। बच्चों इसको कैसे मैथमेटिकली देखते हैं बच्चों, पहली बात कॉन्सेप्चुअली ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का। बच्चों ओपेक मीडियम के लिए जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो उसके लिए यहाँ का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मतलब वहाँ के लिए नहीं होगा। मैं पूछूँ वुड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर मीनिंगलेस है सवाल ही। मैं पूछूँ प्लास्टिक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि ओपेक हो, सर ये मीनिंगलेस है। मैं पूछूँ आयरन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर ये मीनिंगलेस है। यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। बेटा जी ऑप्टिक्स के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑप्टिकल मीडियम जो कि ट्रांसपेरेंट हो उसके लिए होता है। ठीक है बच्चों। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है। किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। यहाँ पर बच्चों अगर हम किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम यानी फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग नाम देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो बच्चों इसको हम लोग नाम देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होता है लाइट की वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट की वेलोसिटी इन दैट मीडियम जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो बच्चों ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कॉन्सेप्ट हो गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माफ करिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी द रेशियो ऑफ लाइट वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लाइट वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इन विच वी आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी आर कैलकुलेटिंग दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बच्चों, यहाँ के अंदर क्या होगा, सी तो सभी मीडियम में सेम होगा। मान लीजिए मीडियम चेंज हो रहा हो तो मीडियम चेंज होने पर क्या होगा, वी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। सी लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में है वो तो उतना ही रहेगा, यानी म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। और वी जो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है। इस तरह से बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और उस मीडियम में जो वेवलेंथ लाइट का होगा उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको लिखने का तरीका कुछ यूं होता है, म्यू के राइट साइड में मैंने 1 लिखा मतलब मीडियम 1, म्यू के लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पर 2 लिखा मतलब मीडियम 2। ऐसा लिखने का मतलब होता है मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में, और ये वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, ये ऊपर चला जाता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर दीजिए। यहाँ के अंदर 1/2, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में। ओके बच्चों, यहाँ के अंदर अगर दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करना है तो यहाँ से देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होना है, और यहाँ के अंदर बच्चों अगर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होना है तो μ1/μ2 हमारे पास हो जाएगा बच्चों V2/V1, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल यहाँ के अंदर दिख रही है, और यही इक्वल टू हो जाएगा λ2/λ1। ओके बच्चों, यहाँ के अंदर ध्यान रखिएगा, सर इतना तेज क्यों बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं बच्चों, ये रिवीजन क्लास है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, प्रॉपर क्लास ये नहीं चल रहा है। प्रॉपर क्लास में तो आपको बहुत कुछ बता डाला। यहाँ के अंदर बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर म्यू को इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक पैरामीटर से अगर कोरिलेट करना हो तो क्या होगा। यहाँ पर बच्चों म्यू की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर एप्सिलॉन r इंटू म्यू r। एप्सिलॉन r क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं निकाल रहा हूँ उसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही बच्चों। और यहाँ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, म्यू आर क्या है, ये है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी की रिलेटिव वैल्यू, उस पर्टिकुलर मीडियम के मैग्नेटिक परमियाबिलिटी की बच्चों ये
रिलेटिव वैल्यू है, म्यू यहाँ भी, आप कंफ्यूज ना हो जाएं बच्चों। ये म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ के अंदर बच्चों म्यू एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये कहलाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। बच्चों किसी मीडियम का मैग्नेटिक परमियाबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, बच्चों इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। इसको खोलेंगे तो इस तरह का इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है, याद रखिए। यहाँ के अंदर बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होगा, क्योंकि ये रेशियो है वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी का, तो बच्चों कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगे यहाँ के अंदर वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा, ठीक है बच्चों। और एक बात और, जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। 1 से ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि c बाई वी है, c लाइट की वेलोसिटी कहाँ पे है? c इज द लाइट वेलोसिटी इन वैक्यूम एंड v इज द लाइट वेलोसिटी इन दैट मीडियम। तो बच्चों किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी जो होगी वो वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी से कम होगी। यहाँ वैक्यूम में सबसे अधिक वेलोसिटी पाई जाती है, इसका मतलब c हमेशा v से ज़्यादा होगा। क्योंकि c v से ज़्यादा होगा इसलिए बच्चों म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, बट यहाँ अगर ऐसे निकाला जाए किसी एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पर म्यू की वैल्यू जो रिलेटिव वैल्यू आएगी 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कौन से मीडियम का कौन से मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, अगर हम विजिबल पार्ट ऑफ लाइट को देखें तो बच्चों विजिबल पार्ट में हमारे ये 7 कलर मशहूर हैं। यहाँ के अंदर VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ 7 कलर कौन नहीं जानता है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होता है रेड का होता है, और सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो वायोलेट का होता है। बच्चों सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर किसी की होती है तो वायलेट की होती है इसमें, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी अगर होती है तो रेड की होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी के फोटॉन अगर होते हैं तो वायलेट के पास होते हैं, सबसे कम एनर्जी के फोटॉन अगर होते हैं तो रेड के पास होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, इसलिए अगर इन सभी मीडियम में कोई लाइट प्रवेश करता है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट ऑफर होगा। बेटा जिसके लिए वेवलेंथ कम है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा ऑफर किया जाएगा, जिसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ऑफर किया जाएगा। रेगुलर क्लास में याद करिए मैंने आपको मिठाई का एग्जाम्पल देके बताया था बच्चों। मिठाई इक्वल टू मैंने एनर्जी बता दिया था कि भाई जो बढ़िया मिठाई लेके जाएगा उसकी खातिरदारी बढ़िया होगी, जो खराब मिठाई लेके जाएगा उसकी खातिरदारी खराब होगी, अच्छे से नहीं होगी। तो बच्चों मिठाई इन द सेंस एनर्जी, जो ज़्यादा एनर्जी वाला फोटॉन होगा, जो ज़्यादा एनर्जी वाला लाइट होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और जो कम एनर्जी वाला होगा, कम एनर्जी वाला होने का मतलब कम फ्रीक्वेंसी वाला होने का मतलब ज़्यादा वेवलेंथ वाला जो होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ऑफर होगा। ऐसे इसको याद रखें, ठीक है बच्चों। रहा सवाल कुछ मीडियम जैसे वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1 होता है। एयर के लिए इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 के लगभग बराबर होती है, 1.002 लगभग 1 कह लीजिए। यहाँ के अंदर बच्चों H2O वाटर के लिए बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 4/3 होता है। यहाँ पर बच्चों वाटर के लिए वाटर भी कई तरह के होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, और कहीं पर गड्ढे में जो है मटमैला सा वाटर आपको दिखेगा, तो ये बच्चों डिस्टिल्ड वाटर के लिए है। यहाँ के अंदर बच्चों ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.5। कौन सी ग्लास का? ग्लास भी कई तरह के होते हैं, कुछ रंगीन होते हैं, कुछ और होते हैं। तो बच्चों यहाँ के लिए साधारण ग्लास के लिए है, ऑर्डिनरी ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1.5 या 3/2 लिख सकते हैं। डायमंड, हीरा,
डायमंड के लिए बच्चों रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, उसमें भी डायमंड की कैटेगरी पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पर डायमंड का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों वो सबसे ज़्यादा होता है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर किसी के लिए पाया जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो डायमंड के लिए होता है, और शायद इसीलिए डायमंड होता है, क्योंकि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होती है, जो कि उसके चमक का, उसके ब्रिलियंस का मेन वजह है, मेन कारण है। ठीक है बच्चों, TIR में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल डायमंड के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। बच्चों अब आइए हम लोग सीखते हैं लॉज ऑफ रेफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ आप सीख लिए, यहाँ लॉज ऑफ रेफ्रैक्शन क्या है। देखिए कोई यहाँ पर एक दो मीडियम को सेपरेट करने वाला कोई इंटरफेस है, यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया है, इंटरफेस है। कोई लाइट रे आया और दूसरे मीडियम में एंट्री कर गया, मान लीजिए डेंसर से रेयर, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए डेंसर से रेयर आ रहा है, यहाँ का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करिए μ1 है, यहाँ का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करिए μ2 है। तो यहाँ जब डेंसर से रेयर में आएगा बच्चों तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। यहाँ के अंदर ये जो एंगल नॉर्मल से बना रहा इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बच्चों रेफ्रैक्टेड रे जो एंगल नॉर्मल से बना रहा है इसको कहेंगे एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। ओके, अब देखिए पहला लॉ हमसे कहता है कि इंसिडेंट रे, रेफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, इंसिडेंट रे, रेफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बच्चों सब एक ही प्लेन में होंगे। इस प्लेन को प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोल लीजिए, इस प्लेन को प्लेन ऑफ नॉर्मल बोल लीजिए, इस प्लेन को प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन बोल लीजिए, सब एक ही प्लेन में हैं, तो सारी बातें यहाँ के लिए सही होंगी। ओके बच्चों, यहाँ के लिए पहला लॉ यही है, इंसिडेंट रे, रेफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल विल बी इन सेम प्लेन। ओके बच्चों, दूसरा लॉ क्या है, बड़ा फेमस लॉ है, इसको बच्चों स्नेल्स लॉ कहते हैं। आप लोगों ने इसके बारे में खूब सुना होगा। इस लॉ का कहना यह है कि बच्चों जब इस एंगल को हम बढ़ाते घटाते हैं, आई को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे घटाएंगे, जितना ज़्यादा आई को हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा आई को हम कम करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उतना ही कम होता जाएगा। तो बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या है कि अगर ऐसी कहानी आनी है कहीं पे, आई को हम बढ़ाएंगे आर बढ़ेगा, आई को घटाएंगे आर घटेगा, तो बच्चों इसका जब मैथमेटिकल एनालिसिस हुआ तो पता चला एक लिनियरिटी पाई गई, साइन आई जितना गुना बढ़ रहा था उतना गुना उतना टाइम साइन आर भी बढ़ रहा था। तो यहाँ स्नेल्स जी ने यहाँ पर जो नियम रखा, उन्होंने कहा साइन आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। इसका मतलब हुआ साइन आई इक्वल टू समव्हाट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आर। इसका मतलब हुआ बच्चों साइन आई अपान साइन आर की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या बनेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एक्सिस पे मैं साइन आई रखूं, अगले एक्सिस पे बच्चों मैं साइन आर रखूं, तो इनके बीच में जाने वाला जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनके बीच में लीनियरिटी शो हो रही है। ओके बच्चों, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि साइन आई अपान साइन आर को प्रैक्टिकली कितना होना चाहिए। जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये वैल्यू इक्वल टू था, साइन आई अपान साइन आर की वैल्यू बच्चों प्रैक्टिकली इक्वल टू आया रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाई रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यूँ कह लीजिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। बच्चों मीडियम 2 मैं किसको बोल रहा हूँ, मीडियम 2 मैं उसको बोल रहा हूँ जिसमें रेफ्रैक्टेड रे गया है, मीडियम 1 उसको बोल रहा हूँ जिसमें इंसिडेंट रे है। तो याद रखिए साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों साइन आई अपान साइन आर, दिस बाई दिस तो दिस बाई दिस, उल्टा यहाँ म्यू का रेशियो आपको लेना है। ठीक है, आई आपने यहाँ वाला लिया तो म्यू ऊपर देखिए यहाँ वाला लिया, आर आपने यहाँ वाला लिया तो म्यू आपने यहाँ वाला लिया। ये ऐसे ही आप दिमाग में याद रखें। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ का साइन, साइन आई हो गया,
इक्वल टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स म्यू टू, और यहाँ का साइन जो भी एंगल बन रहा है यहाँ का साइन, यानी साइन μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ μ1 और μ2 क्या है बच्चों, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेज हैं। कहाँ कहाँ के, मीडियम 1 का μ1 है और मीडियम 2 का μ2 है। बच्चों जनरली हम लोग ये सुनते हैं कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाता है, और जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है। आइए देखें जरा इसको प्रूव करके फटाफट। यहाँ के अंदर लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से कहाँ जा रहा है बच्चों, रेयर में जा रहा है। तो क्या होगा, जब ये डेंसर टू रेयर जाएगा, डेंसर टू रेयर जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे जाएगा। जरा इसको देखते हैं, प्रूव करते हैं। डेंसर टू रेयर, देखिए डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पहला मीडियम हुआ μ1 है, रेयर दूसरा मीडियम हुआ μ2 है। तो डेंसर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रेयर मीडियम, तो μ1 विल बी ग्रेटर देन μ2। स्नेल जी का लॉ हमसे कहता साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू μ2 अपान μ1, दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे μ2 लेस देन μ1 है। इसका मतलब μ2 अपान μ1 का रेशियो 1 से कम आएगा। इसका मतलब साइन आई अपान साइन आर का भी रेशियो 1 से कम आएगा। 1 से कम आने का मतलब हुआ साइन आई विल बी लेस देन साइन आर, और ऐसा तब होगा 90 डिग्री के अंदर की बात ये हो रही है, तो ऐसा तब होगा बच्चों जब I विल बी लेस देन R। इसका मतलब उल्टा बोलें तो कह लीजिए R इज ग्रेटर देन I। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा तभी होगा जब ये लाइट रे बच्चों नॉर्मल से कहाँ चले जाए, अवे चला जाए। ठीक है, मान लीजिए लाइट रे जा रहा है बच्चों कहाँ से कहाँ, रेयर टू डेंसर मीडियम में। ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा, रेयर से डेंसर मीडियम में अगर लाइट रे गया है बच्चों, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि रेयर ये रहा और डेंसर ये रहा। इसका मतलब इस बार हमारे पास μ2 ज़्यादा होगा μ1 से, या यूँ कह लीजिए μ1 कम होगा μ2 से। हम स्नेल जी का नियम अगर लगाते हैं तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू μ2 अपान μ1 होगा बच्चों, और इस प्रकार से वैल्यू μ2 will be greater than μ1 and that is why we will get here value greater than 1। अगर साइन आई अपान साइन आर का रेशियो 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स बच्चों साइन आई साइन आर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। साइन आई साइन आर से ज़्यादा तभी होगा जब आई आर से ज़्यादा होगा, या उल्टा बोल लीजिए आर आई से कम होगा। मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आया है तो आर जो हमारा होगा आई से कम तभी हो पाएगा जब ये लाइट रे क्या करे, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाए। तो यहाँ से इस बात का वेरिफिकेशन हो गया कि भाई कोई लाइट रे अगर डेंसर टू रेयर जाता है तो नॉर्मल से अवे घूम जाएगा, और अगर वो रेयर टू डेंसर जाता है तो नॉर्मल की ओर वो बेंड कर जाएगा। समझ गए बच्चों। मान लीजिए बच्चों कोई लाइट रे इस तरह से, ये रहा दो मीडियम का ये इंटरफेस रहा और इसके ऊपर ये रहा नॉर्मल। मान लीजिए कोई लाइट रे बिल्कुल ऐसे आ रहा हो, ऐसे, तो क्या होगा, अगर लाइट रे ऐसे आ रहा होगा तो बच्चों इसमें नियम ये होता कि बिना मुड़े ये ऐसे निकल जाएगा। यहाँ ये पहला मीडियम है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। स्नेल के नियमानुसार साइन आई अपान साइन आर शुड बी इक्वल टू μ2 अपान μ1। इसका मतलब यहाँ के अंदर क्या हो गया बच्चों, साइन आर की वैल्यू μ1 अपान μ2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन आई। और यहाँ से मैं अगर आपसे बच्चों पूछूं कि ये नॉर्मल से कितना एंगल ये रे बना रहा है, तो कहोगे सर ये तो नॉर्मल के अलांग है, नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो साइन आई के जगह पर साइन 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू क्या आ गया, 0। साइन आर की वैल्यू 0 आने का मतलब हुआ आर की वैल्यू क्या हो गया, 0। मतलब यहाँ से ये मुड़ेगा ही नहीं, सीधे सीधे 0 एंगल पर नॉर्मल से निकल जाएगा। तो बच्चों ये आपको पता भी होगा कि कोई लाइट रे अगर नॉर्मल के अलांग आ रहा है तो बिना डेविएट हुए वो दूसरे मीडियम में चला आता है। इसमें कई लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ये जो है रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है ही नहीं सर, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के लिए डेविएशन जरूरी नहीं है। आइए बच्चों देखते हैं रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए दो कंडीशन बनते हैं जब हमारा लाइट रे रेयर से डेंसर जाए।
और जब डेंसर से रेरर जाए। हम लोगों ने ये सीखा और पहले से भी हमें पता था कि भाई अगर कोई लाइट रे रेरर से डेंसर में जा रहा है तो वो जिस रास्ते से उसे जाना चाहिए था उस पर नहीं जा पाएगा, वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। और अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेरर में जाना चाहता था तो जो एक्चुअल पाथ था उससे वो भटकेगा और यहाँ पर नॉर्मल से अवे चला जाएगा। जाना यहाँ था, चला यहाँ गया। बच्चों अगर ये बीच में मीडियम बदलता नहीं तो ये लाइट रे ऐसे आता, लेकिन मीडियम के बदलने की वजह से जो ऐसे जाना चाह रहा था लाइट रे वो यहाँ चला आया ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों वो नॉर्मल पाथ से अपने जो एक्चुअल पाथ था वो भटक गया। कितना भटका? इतना भटका। बच्चों ये जो यहाँ पर एंगल आता है इसको एंगल ऑफ डेविएशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। बच्चों ध्यान से समझिए, सीखिए। अगर देखें तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पूरा एंगल इक्वल टू दिस होगा। यहाँ के अंदर इसका मतलब हुआ आई इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। इसका मतलब डेल्टा जो डेविएशन यहाँ के अंदर होगा वो डेविएशन की वैल्यू आई माइनस आर होगा। बच्चों मैंने जो यहाँ पर दिखाया है यहाँ डेविएशन कैसा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल जाना यहाँ था, चला यहाँ गया, तो अगर मुड़ा है वो तो किधर मुड़ा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, जैसा कि मुझे दिख रहा है। यहाँ देखें, जब डेंसर से रेरर में लाइट रे जा रहा था तो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल से अबे चला गया। यहाँ पर किधर की ओर गया? मेरे ख्याल से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। और यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए तो ये लाइन, ये ब्लैक वाली नॉर्मल वाली लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों बच्चों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। तो ये एंगल होगा कितना? ये पूरा आर है, ये डेल्टा, तो ये एंगल कितना बचेगा बच्चों? ये बचेगा हमारे पास आर माइनस डेल्टा। दिस एंगल आर माइनस डेल्टा शुड बी इक्वल टू आई। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू बच्चों क्या हो गया? आर माइनस आई। सब मिला जुला करके जो डेविएशन यहाँ आया रेफ्रैक्शन के केस में बच्चों, या तो आई माइनस आर आया या तो आर माइनस आई आया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन का डिफरेंस। ओके बच्चों हमारा अगला टॉपिक है अपैरेंट शिफ्ट। अपैरेंट शिफ्ट क्या होता है आइए समझते हैं। बच्चों जब हम किसी रेरर मीडियम में होते हैं और किसी डेंसर मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो गहराई, जो डेप्थ हम उसका महसूस करते हैं, इन फैक्ट वो उसका वास्तविक डेप्थ नहीं होता है। सिमिलर कंडीशन ये होता है जबकि कोई ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो और रेरर मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखे तो ऐसे परिस्थिति में भी उसे बच्चों एक्चुअल हाइट या एक्चुअल ऊंचाई उस ऑब्जेक्ट की दिखाई नहीं पड़ती है। वो थोड़ी सी एक्चुअल से डिफरेंट होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, आइए सीखते हैं। बच्चों यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट होंगे। एक तो तब होगा जब ऑब्जेक्ट जो हो डेंसर मीडियम में रखा हो और ऑब्जर्वर रेरर मीडियम से उसको ऑब्जर्व कर रहा हो। जैसे यहाँ पर बच्चों ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। यहाँ डेंसर मीडियम का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, दिस इज μ2 और रेरर मीडियम का μ1। ठीक है, मैंने मान लिया डेंसर मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और रेरर मीडियम का μ1, तो μ2 बाई μ1 करूंगा तो इसका मतलब मुझेगा डेंसर मीडियम का विथ रेस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। तो जनरली होता क्या है जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ज़्यादातर सवाल ऐसे आते हैं कि रेरर मीडियम एयर होता है और डेंसर मीडियम जो है हमारा वाटर या कुछ और होता है। तो एयर के लिए यहाँ की वैल्यू μ1 की वैल्यू 1 लिख देते हैं, तो μ2 की वैल्यू बचता है, μ2 की वैल्यू यहाँ के अंदर μ के बराबर आ जाता है। सिंपली यहाँ की वैल्यू μ ले ली जाती है, यहाँ की 1। लेकिन अदर कोई केस होगा तो बच्चों ऐसे लेके μ2 के जगह μ के जगह पर μ2 अपान μ1 करना पड़ेगा। आइए फिलहाल यहाँ देखते हैं क्या कंडीशन है। कोई ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, जैसे कि पानी भरा हो और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए। बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या होगा कि कोई वस्तु हमें तब दिखाई पड़ती है जब वहाँ से चलने वाली लाइट किरणें, लाइट रेज हमारे आँख तक आए, आँखों के रेटिना तक पहुँचे।
तो बच्चों यहाँ से जो लाइट रे चलेगा ऑब्जेक्ट से, जैसे ही दोनों मीडियम के इंटरफेस को ये पार करेगा, क्या होगा, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेरर जा रहा है। जब डेंसर से रेरर जाएगा ना बच्चों, तो ये नॉर्मल ऐसे नहीं जा पाएगा, नॉर्मल से अवे चला जाएगा यूं। अब यहाँ जो आदमी, जो व्यक्ति इसको देख रहा है, वो ऐसा प्रतीत होगा उसे कि जैसे कि ये लाइट रे कहीं यहाँ से आ रही हो। ठीक है बच्चों, उसे ये प्रतीत होगा जैसे ये लाइट रे यहाँ कहीं से आ रही हो। देखिए, एक रे ये इंसिडेंट था, ये रिफ्रैक्टेड हुआ, एक रिफ्रैक्टेड रे ये हुआ, एक बच्चों यहाँ के अंदर सीधे ये निकल गया, तो ये वाला रिफ्रैक्टेड रे और ये वाला ऐसे अगर मैं चलाऊं तो ऐसे सीधे जाएगा, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे कहीं नहीं मिलेंगे, तो इनको मिलते हुए प्रतीत कराना, कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलते हुए प्रतीत होंगे। तो यहाँ बच्चों इनफैक्ट इमेज बनेगा जो कि ऑब्जेक्ट की तरह से वहाँ से महसूस हो रहा है बच्चों बाहर से। इनफैक्ट इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, इमेज है, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह से देखने पर महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं यहाँ हो। तो बच्चों जो डी गहराई में था, डी डेप्थ में था, वो अब डी डैश डेप्थ में हमें दिखाई पड़ रहा है बाहर से। जो बच्चों यहाँ पर पॉइंट वो पे ऑब्जेक्ट था, वो डैश पे आता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस प्रक्रिया में शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट की वैल्यू बच्चों ओ डैश के बराबर होगा, जो कि आएगा डी माइनस ऑफ डी डैश। अब समझिएगा, यहाँ के अंदर बच्चों एक्चुअल डेप्थ हमारा डी है, दिस इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। यहाँ के अंदर बच्चों अपेरेंट डेप्थ यहाँ के अंदर डी डैश आएगा, अपेरेंट डेप्थ यहाँ के अंदर बच्चों डी डैश आएगा, जो कि रियल डेप्थ बाई म्यू के बराबर होगा। और म्यू क्या है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ के रेस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में। बच्चों जनरली पहला मीडियम हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, तो इसके जगह क्या हो जाता है 1, और म्यू2 जो हमने लिखा वही म्यू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ एयर नहीं है तो पूरा आपको म्यू2/म्यू1 यहाँ रखना है, जो भी उसकी वैल्यू आए। ठीक, अपेरेंट शिफ्ट की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगी, अपेरेंट शिफ्ट का मतलब यहाँ के अंदर ओ डैश का मतलब बच्चों डी माइनस डी डैश, और डी डैश के जगह पर डी बाई म्यू। तो अपेरेंट शिफ्ट हमारे पास आ गया डी इंटू 1 माइनस 1/म्यू, जहाँ म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू दिस मीडियम। फिर वही बात रिपीट करूँ, यहाँ हवा होता है तो यहाँ का 1 हो गया, म्यू2/1, सिंपली म्यू का मतलब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिलहाल इस फार्मूले में हो गया। देखिए, अगला जो सिचुएशन हमारा बनेगा बच्चों, उसमें हम ऑब्जेक्ट को रेरर मीडियम में रखेंगे। हम बच्चों यहाँ के अंदर ऑब्जेक्ट को आप लोग देखें रेरर मीडियम में रखेंगे, और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होगा। अब उल्टा यहाँ पे क्या था, आपने देखा कि अपेरेंट डेप्थ कम प्रतीत हो रहा था, अब अपेरेंट डेप्थ ज़्यादा प्रतीत होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों रखा हुआ हो, यहाँ कहीं, हम इसे बाहर से तब देख पाएंगे जब यहाँ से चलने वाली लाइट किरणें, लाइट रेज हमारे आँखों तक पहुँचे। यहाँ से कोई लाइट रे चला, लेकिन मीडियम बीच में बदल गया। बीच में मीडियम जब बदला तो बच्चों ये लाइट रे अपने रास्ते से जिधर ये जा रहा था टर्न हो गया। कितना टर्न हो गया, यहाँ पर कुछ एंगल टर्न होगा, कुछ एंगल डेविएट होगा, और बच्चों ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगा क्योंकि डेंसर में जा रहा है। तो यहाँ से अगर कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे ये प्रतीत होगा जैसे कि ये लाइट रे यहाँ कहीं से आ रही हो। ठीक है बच्चों, देखो इनफैक्ट इमेज बन रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रहा, और यहाँ से बच्चों कोई लाइट रे गया होगा, बिना डेविएट हुए ऐसे निकल गया होगा सीधे ऐसे। तो ये रिफ्रैक्टेड एक और एक ये, इन दोनों के मिलने की आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहे हैं। तो इनको कन्वर्ज करते हुए पीछे लेके आएंगे, और यहाँ पर बच्चों इंटरसेक्ट करेंगे सब। यहाँ क्या बन रहा है, ओ डैश पॉइंट, मतलब यहाँ अपियरेंट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ के अंदर शिफ्ट अगर देखेंगे तो शिफ्ट की वैल्यू ओ डैश होगी। अपेरेंट डेप्थ हमारा जो होगा बच्चों रियल डेप्थ से ज़्यादा होगा, डी डैश हो गया, रियल डेप्थ हमारा क्या है, डी। तो यहाँ शिफ्ट कितना हुआ, ओ डैश का मतलब डी माइनस डी डैश माइनस डी, डी डैश माइनस डी, और डी डैश की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों ज़्यादा होगा, डी इंटू म्यू के बराबर आएगा। यहाँ के अंदर हो गया डी इंटू म्यू माइनस 1। एक बार बच्चों मैं फिर से वही बात आपको रिमाइंड करा देता हूँ, यहाँ के अंदर जो म्यू लिखा हुआ है म्यू, ये म्यू क्या है, ये म्यू हमेशा होता है, म्यू इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेरर मीडियम।
ठीक है बच्चों। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जैसे यहाँ था, अगर मैंने म्यू कहा तो म्यू क्या था, म्यू2 अपान म्यू1, म्यू2 मीन्स डेंसर मीडियम अपान रेरर मीडियम, यहाँ भी वही होता है। म्यू की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों होगा डेंसर मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान रेरर मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसर मीडियम का यहाँ मैंने फिलहाल मान लिया म्यू1, यहाँ म्यू2 मान लिया है, तो हमारे पास हो जाएगा बच्चों म्यू1 अपान म्यू2 डेंसर मीडियम का रेरर मीडियम के रेस्पेक्ट में। फिर वही बात यहाँ के अंदर बच्चों रेरर मीडियम अगर एयर है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, और इस प्रकार से म्यू1 इक्वल टू म्यू, यानी यहाँ का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया, यहाँ का 1 हो गया अगर ये एयर है तो। ऐसे बच्चों सिचुएशन को रखा जाएगा। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ के अंदर डेंसर मीडियम का म्यू है, रेरर मीडियम को एयर लिया गया, तो सिंपली आपको यही इक्वेशन यूज करना। अदरवाइज अगर बदला गया तो दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये जो म्यू यहाँ के अंदर होता है ये होता डेंसर मीडियम का रेरर मीडियम के रेस्पेक्ट में। अच्छा, शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट बच्चों डी डैश माइनस डी यानी कि डी इंटू म्यू माइनस 1 के बराबर आ गया, जो मैंने आपको समझाया। आई होप इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, और म्यू की वैल्यू कैसे प्रॉपरली इसमें रखनी है ये भी समझ आ गया होगा। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है लेटरल शिफ्ट। पहला था अपेरेंट शिफ्ट और अब है लेटरल शिफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि मान लेते हैं कोई एक ग्लास स्लैब हो, ग्लास का स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है, यहाँ के अंदर क्या है, ये एयर से घिरा हुआ है, चारों तरफ से एयर से घिरा हुआ है। यहाँ पर कोई लाइट रे इस तरह से स्लैब पर किसी एंगल आई पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर आके पड़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल आके पड़ा। फिर बच्चों जैसे वो डेंसर मीडियम में जाएगा, अगर ये बीच में मीडियम ना आता तो सीधे ऐसे ही निकलता, लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम बीच में आ जाएगा होगा क्या होगा बच्चों, ये अपने रास्ते से थोड़ा सा इधर की ओर इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा, डेंसर की ओर मुड़ जाएगा, सॉरी नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, और नॉर्मल की ओर मुड़ करके बच्चों इस तरह से कहीं से आएगा और फिर से उसी मीडियम में वापस आएगा। फिर डेंसर टू रेरर आ रहा है, डेंसर टू रेरर आएगा तो नॉर्मल से अवे जाएगा। और बच्चों ग्लास स्लैब की जब बात होती है, यूनिफॉर्म थिकनेस का ये रहता है हर जगह, तो अगर इस तरह से कोई लाइट रे आता है तो उसमें जो डेविएशन होता है वो जीरो हो जाता है रिजल्टेंट। जितना यहाँ से डेविएट क्लॉकवाइज हुआ है उतना यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ये वाला रे और ये वाला रे, इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे, दोनों बच्चों क्या हो जाते हैं पैरेलल। तो ये वाला इसके क्या होगा पैरेलल। अगर इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ा दिए बच्चों, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो डेविएशन तो नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जा रहा था उसी में ये भी जा रहा है। लेकिन हाँ, वो शिफ्ट जरूर हो गया, जिस रे को ऐसे जाना चाहिए था वो यहाँ से यहाँ आ गया। कितना शिफ्ट हुआ बच्चों, इन दोनों लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसी को हम लोग नाम देते हैं लेटरल शिफ्ट। मैंने मान लिया लेटरल शिफ्ट की वैल्यू x है, ठीक है। लेटरल शिफ्ट क्या है आप समझ गए होंगे। लेटरल शिफ्ट की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों पहले मैं ट्राइंगल ABC में जाऊंगा और यहाँ पर मैं लूंगा साइन I माइनस आर, साइन I माइनस आर लूंगा तो आ जाएगा x डिवाइडेड बाई दिस आर AB। यहाँ के अंदर x डिवाइडेड बाई AB हो गया, यानी x की वैल्यू बच्चों लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आ गई AB इंटू साइन I माइनस आर। अब AB को फाइंड आउट करने के लिए हम आएंगे ट्राइंगल ABD में। ट्राइंगल ABD में आने के बाद हम ले लेंगे cos r, कोजाइंस ऑफ r जब लेंगे बच्चों तो आ जाएगा दिस बाई दिस, यानी कि दिस का मतलब t, थिकनेस ऑफ दिस स्लैब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा AB। इस तरह से बच्चों AB की वैल्यू आ जाएगी t डिवाइडेड बाई cos r, और इस तरह से मैं AB की वैल्यू जब यहाँ रखूंगा तो AB के स्थान पे आ गया t डिवाइडेड बाई cos r मल्टीप्लाइड बाई साइन I माइनस r। बच्चों इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू यानी लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आ गई t, cos r को ऊपर ले जाऊंगा sec r हो जाएगा इंटू साइन I माइनस r। तो बच्चों ये था लेटरल शिफ्ट को निकालने का तरीका, कैलकुलेट करने का तरीका। मान लीजिए इस तरह से कई सारे मीडियम हों, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, अगले का म्यू2, अगले का म्यू3, अगले का म्यू4 है। खास बात यहाँ पे ये है सभी के इंटरफेस एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं। ये म्यू1 म्यू2 को सेपरेट कर रहा है, 1 और 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है ये वाला इंटरफेस, 2 और 3 मीडियम को सेपरेट कर रहा है ये वाला इंटरफेस, 3 और 4 को सेपरेट कर रहा है ये वाला इंटरफेस, 4th मीडियम और अगला यहाँ एयर होगा ये वाले मीडियम को सेपरेट कर रहा है ये वाला इंटरफेस। तो मैं क्या देख रहा हूँ, सारे इंटरफेसेस क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं।
पहले स्लैब की चौड़ाई, ये स्लैब है बेटा, पहले स्लैब की चौड़ाई यहाँ D1 है, अगले का विड्थ यहाँ के अंदर D2 है, अगले का D3, अगले का D4 है, और उनके रेस्पेक्टिव रेफ्रेक्टिव इंडिसेज μ1 μ2 μ3 μ4 ऐसे लिए गए हैं। अब मान लो बच्चों यहाँ बॉटम पर बिल्कुल सबसे नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इनफैक्ट ये प्रतीत कहाँ होगा? यहाँ अगर ऊपर से कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो इसको कहाँ पे वो देखेगा? क्या एक्चुअल डेप्थ में देखेगा? नहीं, एक्चुअल में नहीं देख पाएगा। इनफैक्ट वो इसको थोड़ा ऊपर होता हुआ देखेगा, जैसा कि हम लोग सीखे थे, यानी कि अपेरेंट डेप्थ जो इसका होगा वो रियल से थोड़ा सा कम होगा। कितना होगा एक्चुअल डेप्थ? अगर मैं इसकी देखो, इसके सरफेस से यहाँ से कितना है, तो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, ओके। अपेरेंट एक्चुअल डेप्थ ये हो गया। और अपेरेंट डेप्थ अगर यहाँ के अंदर देखूं बच्चों, तो यहाँ अपेरेंट डेप्थ हमारे पास आ जाएगा D1 अपान μ1, जैसा कि हो रहा था, एक ही मीडियम था तो D बाई म्यू कर दिया था। यहाँ कई सारे हैं तो प्रत्येक की वजह से बच्चों उसी तरह से करके हम जोड़ लेंगे। D1 अपान μ1 पहले की वजह से, D2 अपान μ2 दूसरे की वजह से, D3 अपान μ3। ये बच्चों डेप्थ जितने एक एक मीडियम को सिंगल सिंगल कंसीडर करते हुए अपेरेंट डेप्थ निकालिए और सबको मिला दीजिए, आपको एक्चुअल अपेरेंट डेप्थ आ जाएगा। कहने का मतलब जो रिजल्टेंट अपेरेंट डेप्थ है वो आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, एक्चुअल डेप्थ तो फिलहाल ये है पूरा। यहाँ के अंदर अपेरेंट शिफ्ट, यहाँ के अंदर क्या होगा? एक मीडियम अगर होता तो शिफ्ट की वैल्यू यहाँ के अंदर हो रही थी D मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 अपान म्यू। यहाँ बहुत सारे मीडियम हैं, तो बच्चों यहाँ जो शिफ्ट की वैल्यू होगी, एक मीडियम की वजह से जितना होगा, अगले मीडियम की वजह से जितना होगा, उसके अगले मीडियम की वजह से जितना होगा, उसके अगले मीडियम की वजह से जितना होगा, सबके अलग अलग शिफ्ट निकालिए सभी के वजह से और सबको सम कर दीजिए। बच्चों जैसे पहले मीडियम की वजह से शिफ्ट 1 D1 1 माइनस 1 अपान μ1, दूसरे की वजह से D2 1 माइनस 1 अपान μ2 एंड D3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान μ3 एंड D4 1 माइनस 1 अपान μ4। बच्चों ये आपका अपेरेंट शिफ्ट आ जाएगा यहाँ के अंदर, जो आपको इस तरह से मिलेगा।